गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर दैट इज क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। यानी क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है, वेदर फोरकास्टिंग क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट, कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज अपन पढ़ेंगे। और सेकंड जो पार्ट होगा उसके अंदर अपन अडेप्टेशंस पढ़ेंगे कि एनिमल्स के अंदर डिफरेंट क्लाइमेट के अंदर क्या क्या अडेप्टेशंस होते हैं। यानी पोलर एरियाज के अंदर रहने वाले हैं, है ना, माउंटेन्स के ऊपर रहने वाले हैं, डेजर्ट के अंदर रहने वाले हैं। तो ऐसे प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स जो अलग अलग एरियाज के अंदर रहते हैं, यानी अलग अलग क्लाइमेट्स के अंदर रहने वाले हैं, उसके अंदर अडेप्टेशंस क्या होते हैं, ऐसे कौन से स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो रह सकते हैं। ठीक है, अब जो माउंटेन्स पे रहने वाले हैं उसमें स्पेशल फीचर्स होंगे, जो डेजर्ट में रहने वाले हैं उसमें स्पेशल फीचर्स होंगे, और जो पोलर एरियाज के अंदर रहने वाले हैं उसमें स्पेशल फीचर्स होंगे। पोलर एरियाज वाले डेजर्ट के अंदर नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते, वो सारी चीज अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट अपन इसका स्टार्ट करते हैं, जिसपे अपन वेदर और क्लाइमेट के ऊपर फोकस करेंगे। कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर अपन लेंगे, देखिए इसमें अपन इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे वेदर क्या है, वेदर फोरकास्टिंग यानी वेदर की प्रिडिक्शन करना, रोल ऑफ सन इन वेदर, सन का वेदर चेंजेस के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्लाइमेट क्या है, जियोग्राफिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट यानी क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले जियोग्राफिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन क्लाइमेट, क्लाइमेट के ऊपर ह्यूमन की एक्टिविटीज का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, और फिर लास्ट में अपन देखेंगे इंडिया का क्लाइमेट कैसा होता है। ये सारी चीज अपन डिस्कस करने वाले, तो वन बाय वन अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं वेदर की। वेदर, देखिए वेदर के बारे में अपन बात करते हैं कि इसके कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, है ना। इसमें मेनली अपन बात करें तो उसके अंदर 4 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं, 4 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट वन है अपना टेम्परेचर, सेकेंड ह्यूमिडिटी, थर्ड वन रेनफॉल, और फोर्थ वन वाइंड स्पीड। देखिए ये 4 फैक्टर्स हैं जो मिलकर के एक आपका वेदर बनाते हैं, या अपन कह सकते हैं कि वेदर के ये 4 एलिमेंट्स होते हैं। अब बात ये करते हैं कि एलिमेंट्स तो है लेकिन वेदर है क्या। आज बहुत गर्मी है, सुबह सुबह बहुत ठंड थी, दोपहर में गर्मी हो गई, शाम को वापस ठंड हो गई। यानी वेदर जो है वो एक ऐसी कंडीशन है, और वो भी कंडीशन कौन सी, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कम टाइम के लिए ये सारी चीजें, यानी ये जो 4 फैक्टर्स है इसके अंदर कितना चेंजेस आता है उसको अपन वेदर कहते हैं। देखिए वेदर और क्लाइमेट अपन एक जैसी टर्म्स समझते हैं, लेकिन दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस होता है। यदि अपन पर्टिकुलर डे की बात करते हैं, जैसे मैं आज की बात कर रहा हूं कि आज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है मॉर्निंग में, है ना। ह्यूमिडिटी, एयर के अंदर ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि आपकी जो एयर ब्लो कर रही है उसके अंदर वाटर कितना है, अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, उसको अपन ह्यूमिडिटी कह रहे हैं। रेनफॉल, रेनफॉल कैसी है, आज होने वाली है या नहीं होने वाली, वाइंड की स्पीड कैसी है, वाइंड की डायरेक्शंस कैसी है, किधर से किधर फ्लो करेगी। तो ये जो 4 फैक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन अपन को एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यानी एक पर्टिकुलर डे के अंदर यदि मिलती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, वेदर के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई। वेदर जो है अपन यदि बात कर सकते हैं कि आज जो मॉर्निंग था उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है। जैसे जैसे मॉर्निंग बढ़ती है, आफ्टरनून की तरफ अपन बढ़ते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। और आफ्टरनून से जब अपन इवनिंग की तरफ आते हैं तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है, और नाइट में और भी कम हो जाता है। तो टेम्परेचर एक दिन में कितना हुआ, वेरिएबल था ना, एक दिन में कितनी बार चेंज हो गया, समझ आ रही मेरी बात। तो ऐसे ही टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और वाइंड स्पीड, दैट आर द 4 फैक्टर्स और दैट आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। यानी वेदर को डिसाइड करने वाले कौन है, डिसाइड करने वाले ये 4 फैक्टर्स है। ये 4 फैक्टर्स एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, यानी पर्टिकुलर एक डे की अपन बात करते हैं, पर्टिकुलर एक प्लेस की बात करते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो वेदर क्या हुआ, एक शॉर्ट कंडीशन,
शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए, जिसके अंदर ये जो 4 फैक्टर्स होते हैं इसके बारे में अपन इंफॉर्मेशन मिलती है, अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको अपन क्या करें, वेदर करें। तो जिसमें 4 फैक्टर्स हैं जिसको अपन क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। बात समझ में आ गई। अब इसके रेफरेंस में अपन बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट क्या होता है, एक लंबे समय के लिए एक वेदर की जो प्रेडिक्शंस होती हैं उसको अपन क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। मान लीजिए पूरी ईयर की अपन बात करें, वेदर की कंडीशन पूरे ईयर भर कैसी रहती है, यानी अपन इसके एक एवरेज यदि अपन निकालते हैं तो उसका क्या, वो क्या आता है, अपना क्लाइमेट के रूप में आता है। आपका वेदर है वो डे टू डे चेंज होता है, डे टू डे चेंज होता है और दिन में भी 3 बार चेंज हो सकता है। लेकिन आपका जो क्लाइमेट जो है ना वो ईयर का यानी साल भर का एक फिक्स रहता है, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आते, स्लाइटली उसके अंदर चेंजेस आते हैं। यदि कुछ मंथ्स की यदि अपन बात करें, कुछ मंथ की बात करें कि कुछ मंथ के अंदर वेदर कैसा रहता है, तो उसको अपन क्या टर्म्स नाम देते हैं, सीजन नाम देते हैं। 3 चीज अपन डिस्कस किए, वेदर, सीजन और क्लाइमेट। यदि एक पर्टिकुलर डे की अपन बात करते हैं तब अपन उसको क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। ठीक है। यदि कुछ स्पेशली मंथ्स की अपन बात करते हैं तो उसमें सीजन्स आती हैं, अपनी सारी की सारी सीजन्स आती हैं। और एक पूरे साल भर की अपन बात करें, पूरे ईयर्स की बात करें या 10 साल की बात करें, 20 साल की यदि अपन बात करें, तब अपन उसको क्या नाम देते हैं, क्लाइमेट का नाम देते हैं। ये तीनों अलग अलग टर्म्स हैं जिसको आपको समझ में आ जाना चाहिए। बात आ गई समझ में? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग। यानी वेदर जो मौसम है उसकी अपन फोरकास्टिंग कैसे कर सकते हैं, भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं कि आज आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में आता है कि आज बारिश आ सकती है ना, आज तूफान आ सकता है, वाइंड की स्पीड तेज हो सकती है ना, आज बहुत ज्यादा गर्मी हो सकती है, टेम्परेचर बहुत हो सकता है। ये फोरकास्टिंग करते कैसे? इसमें क्या होता है कि अपनी जो सैटेलाइट्स होते हैं है ना, सैटेलाइट क्या करते हैं, पिक्चर्स लेते हैं। पिक्चर्स ऑब्वियसली किसके लेंगे भाई, ये जो 4 जो फैक्टर्स अपन बात करें यही तो आपका जो वेदर है एक पर्टिकुलर डे का डिसाइड करते हैं। तो उस समय ह्यूमिडिटी कितनी रहने वाली है, रेनफॉल होने वाली है कि नहीं, वाइंड स्पीड कैसी रहने वाली है, यानी क्लाउड्स फॉर्मेशन हो रहे कि नहीं हो रहे, क्लाउड फॉर्मेशन के बेस पे वो प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है। वाइंड की जो स्पीड और जो डायरेक्शंस है उसके बेस पे वो क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि वाइंड किधर से किधर चल रही है, लैंड टू सी चल रही है, सी टू लैंड चल रही है ना, किस एरिया से किस एरिया की तरफ चल रही है। तो इसकी हेल्प लेकर के वो वेदर की फोरकास्टिंग कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं रोल ऑफ सन इन द वेदर। वेदर के अंदर सन का क्या रोल होता है उसको अपन देखते हैं। आपने देखा होगा कि सन अर्थ के ऊपर आती है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, फिर भी जो भी सनलाइट अर्थ के ऊपर गिरती है तो उसकी लैंड गर्म हो जाती है, लैंड हीटेड होती है, तो उसके ऊपर जो एयर होती है वो वार्म अप होती है, वार्म अप होकर के ऊपर चली जाती है। वो एरिया क्या हो गया, खाली होगा, यानी लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। हाई प्रेशर एरिया से वाइंड जो आपकी जो एयर है वो क्या करेगी, ब्लो करेगी, मूव करेगी। और ब्लोइंग ऑफ एयर, मूविंग ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड वाइंड। एयर का मूव करना उसको अपन क्या कह रहे हैं, वाइंड कह रहे हैं। तो एक तो वाइंड क्या होगी, चेंज होगी ना, वाइंड की डायरेक्शन चेंज होगी, हवा चलने लगी। सेकेंड चीज अपन बात करते हैं कि वाटर बॉडीज के ऊपर यदि सनलाइट गिरती है तो वाटर बॉडीज में से जो वाटर होता है वो क्या करेगा, इवेपोराइजेशन होगा, यानी वाटर से क्या बनेगी, वाटर वेपर बनेगी, वाटर वेपर ऊपर जाएगी, क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड्स फिर रेनफॉल के रूप में नीचे आएंगे। तो ये सारी जो एक्टिविटी है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन, मूविंग ऑफ एयर, दैट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय सन। उसको टोटली कौन कंट्रोल करता है, सन कंट्रोल करता है। ये बात समझ में आ गई। क्लाइमेट की अपन ने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि क्लाइमेट जो होता है वो एक लार्ज एरिया का होता है, एक लंबा एरिया होता है और लॉन्ग टाइम के लिए अपन बात करते हैं। फैक्टर्स उसमें वही होते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए यदि अपन बात करें तब वो आपका क्या होता है, क्लाइमेट के नाम से जानते हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं जियोग्राफिकल फैक्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जियोग्राफिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट। क्लाइमेट को जियोग्राफिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करने वाले हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो फैक्टर्स कौन से हैं जो एक क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, देखिए 6 फैक्टर्स अपन यहां पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है डिस्टेंस ऑफ प्लेस फ्रॉम इक्वेटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के इक्वेटर से डिस्टेंस कैसे होती है उसके ऊपर वो जो क्लाइमेट है वो डिपेंड करता है, उसका चेंज होता है। देखिए आपने जियोग्राफी के अंदर पढ़ा होगा कि जो अर्थ है उसके अंदर जो इमेजिनरी जो सेंट्रल लाइन है उसको अपन क्या करें, इक्वेटर कह रहे हैं। तो ये तो आपकी क्या होगी, इक्वेटर होगी।
ये इसके क्या हो गए, दोनों पोल्स हो गए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हो गया, ठीक है। ये वाला पोर्शन वेस्ट हो गया, ये वाला ईस्ट हो गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इक्वेटर के ऊपर क्या होता है, जो सनलाइट होती है वो डायरेक्टली 90 डिग्री के ऊपर, 90 डिग्री के ऊपर आती है, यानी एकदम सीधी गिरती है। आप यूं समझ सकते हैं अर्थ के ऊपर एकदम ऐसे सीधी गिरती है, जिसकी वजह से इक्वेटर वाला जो एरिया है वो हीट अप हो जाता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये वाला जो एरिया है इसके ऊपर जो सनलाइट होती है पोलर वाले रीजन की तरफ अपन यदि बात करें तो कैसे होती है, स्लैंटिंग होती है, तिरछी होती है। तो जैसे जैसे अपन इक्वेटर पे हैं तो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, लेकिन जैसे जैसे अपन इधर चलते जाएंगे, पोलर एरियाज की तरफ चलते जाएंगे, तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मिनिमम कहां होगा, पोलर एरियाज के ऊपर, मैक्सिमम कहां होगा, इक्वेटर के ऊपर। बात समझ में आ गई। तो इक्वेटर से जैसे ही अपन पोलर एरियाज की तरफ मूव करेंगे, टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। पोलर एरिया से अपन इक्वेटर की तरफ आते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये जो इक्वेटर वाला, जो इक्वेटर से जो डिस्टेंस है एरियाज की, वो अफेक्ट करती है कि वहां का टेम्परेचर कैसे रहने वाला है। बात समझ में आएगी। तो इसी के अकॉर्डिंग इसमें क्या होते हैं, अलग अलग रीजन्स प्रेजेंट होते हैं अर्थ के अंदर, और अलग अलग रीजन्स के अंदर जो सनलाइट होती है उसका जो कंसंट्रेशन होता है, उसकी जो अमाउंट होती है वो डिफरेंट होती है। बात समझ में आ गई। तो इक्वेटर जो है, सिंपल एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, इक्वेटर से जब आप पोल की तरफ जाएंगे तो जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। जब आप पोल से इक्वेटर की तरफ आप आएंगे तब आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट अपन बात करते हैं, हाइट ऑफ प्लेस अबव द सी लेवल, यानी जो सी लेवल है उससे हाइट के ऊपर यदि अपन बात करें तो जैसे जैसे अपन प्लेन से, यानी अब सी लेवल जो है उससे ऊपर जाएंगे तो एयर कैसी होती जाएगी, कूलर होती जाएगी, यानी जो टेम्परेचर है वो कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम सी से जो डिस्टेंस की यदि अपन बात करें, मान लीजिए ये आपका सी वाला एरिया है, तो इसके आसपास का जो एरिया होगा जिसको अपन कोस्टल एरियाज के नाम से जानते हैं, तो कोस्टल एरिया जो होता है वो न तो ज्यादा गर्म होता है नहीं ज्यादा ठंडा होता है, यानी नॉट सो कोल्ड नॉट सो हॉट, है ना। लेकिन ह्यूमिड एरियाज होता है, ह्यूमिडिटी वाला एरियाज होता है। तो अलग अलग जो एरियाज होते हैं वो उनका जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। वो यदि अपन सी की बात करते हैं, सी के आसपास का जो एरिया होता है, यानी जो कोस्टल एरियाज होते हैं, वो न तो ज्यादा गर्म होता है नहीं ज्यादा ठंडा होता है। डायरेक्शन ऑफ वाइंड की बात करें कि वाइंड की जो डायरेक्शन है वो किधर से किधर बह रही है, लैंड से सी की तरफ आ रही है या सी से लैंड की तरफ आ रही है। 1 मिनट। सो डायरेक्शन ऑफ वाइंड हो गया, यानी वाइंड की जो डायरेक्शन है वो किधर से किधर होगी, लैंड से सी की तरफ होगी, सी से लैंड की तरफ होगी, या हॉटर एरिया से कूलर एरियाज की तरफ है, कूलर एरिया से हॉटर एरियाज की तरफ है, तब उसके ऊपर भी आपका जो क्लाइमेट है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट फैक्टर की अपन बात करते हैं, ह्यूमिडिटी। ऑलरेडी अपन ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ चुके हैं कि आपकी जो एयर है उसके अंदर कितना अमाउंट में क्या है, वाटर प्रेजेंट है। जो वाटर प्रेजेंट होता है एयर के अंदर उसको अपन क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ह्यूमिडिटी जो होती है वो यदि आपकी जो एयर है वो सी से यदि लैंड की तरफ चल रही है तो उस एयर के अंदर क्या होगी, ह्यूमिडिटी मैक्सिमम होगी। यदि लैंड से आप सी की तरफ जो एयर का मूवमेंट हो रहा है तो उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो एयर है वो वाटर कहां से लाएगी, वो सी से लाएगी। तो सी से जब ब्लो करके वो लैंड की तरफ जा रही है तो मैक्सिमम अमाउंट में उसमें क्या होगा, वाटर होगा। वाटर कहां से एब्जॉर्ब करेगी, वो सी से एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन लैंड से यदि सी की तरफ चलेगी तो उसमें वाटर की परसेंटेज क्या होगी, कम होगी, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है रेनफॉल। रेनफॉल यदि होती है तो आपकी जो एयर है वो कूल हो जाती है और उसके अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, उसके अंदर वाटर की सैचुरेशन बढ़ जाती है और वो जो एरिया है वो कोल्ड हो जाता है और ह्यूमिड एरिया हो जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो अपन डिसाइड कर सकते हैं जिसके बेस पे कि ये जो फैक्टर्स हैं इनके बेस पे जो क्लाइमेट है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन क्लाइमेट, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन क्लाइमेट। क्लाइमेट के ऊपर ह्यूमन की एक्टिविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए अपन बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं अपने पास, ठीक है, वो जो नेचर ने अपन को प्रोवाइड करवाए हैं उसको अपन यदि वाइज और जुडिशियस मैनर में यदि अपन यूटिलाइज करते हैं, दैट इज बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के लिए वो क्या है, बेनिफिशियल है।
वी ह्यूमन बींग्स आर द ग्रीडी पीपल्स, है ना, हम एक लालची लोग हैं जो क्या करते हैं, यदि किसी चीज के बारे में अपन को पता लग जाता है कि इसका ये बेनिफिट है, तब हम ये क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि उसको एक ही दिन में अपन उसको यूज कर लें, कंज्यूम कर लें। तो अपन क्या करते हैं, उसका उस नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ज्यादा उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। उसका कोई मीनिंग अपने लिए नहीं होता है, अपना सिर्फ और सिर्फ टारगेट ये होता है उसको मैक्सिमम अपन क्या कर ले, कंज्यूम कर ले। अब आप नेचुरल रिसोर्सेज के साथ में यदि आप उसको वाइज और जुडिशियस मैनर के अंदर यूज नहीं करेंगे, जितनी अमाउंट में आपको रिक्वायरमेंट है उतनी अमाउंट में आप यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आपने 3 to 5 years पहले, 3-5 साल पहले आपने सुना होगा उत्तर जो काशी है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वहां पे कितना बड़ा नेचुरल डिजास्टर्स हुआ था। किसकी वजह से हुआ था? अपनी जो माउंटेन्स थी, जो रॉक्स थी, उसको काट दिए, है ना, रोड बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। यानी नेचर के साथ अपने क्या किया, चेंजेस किया। और नेचर के साथ जो चेंजेस है वो एक नेचुरल डिजास्टर के रूप में अपने सामने आया, जिसमें जितने भी जो सिस्टम्स थे अपने, वो सब ने हाथ खड़े कर दिए, कोई कुछ भी नहीं कर पाया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ एक्टिविटीज अपन पढ़ेंगे कि ह्यूमन की एक्टिविटी से क्लाइमेट के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है। फर्स्ट, सबसे पहले अपन बात करते हैं डिफोरेस्टेशन, और सेकंड पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे कंबशन ऑफ फ्यूल। देखिए, डिफोरेस्टेशन क्या होता है? डिफोरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ द प्लांट्स, cutting of the trees at a large scale but not planting the plants or the trees। यानी प्लांट को लार्ज स्केल पे काट देना, लेकिन उसकी जगह नए प्लांट नहीं लगाना। यानी प्लांट्स को अपन काटते जाएंगे, नए प्लांट्स नहीं लगाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस प्रोसेस को अपन डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। डी मीन्स रिमूवल, फॉरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट, अपन ने फॉरेस्ट को एकदम क्लीन कर दिया। अब क्लीन क्यों करते हैं? उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। अपन को बिल्डिंग बनाना है, फैक्ट्री बनाना है ना, डैम बनाना है, एग्रीकल्चर के लिए अपन उसको कर सकते हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स अपन को डेवलप करना है, अपन उसका डिफोरेस्टेशन कर देते हैं, अपन उसको काट देते हैं। अब अपने डिफोरेस्टेशन कर दिया तो उसका नुकसान क्या होगा? यानी नुकसान वही होगा जो अपन को फायदा होने वाला था, वो नहीं होगा, राइट। अब फायदा क्या होता है? बहुत सारी बेनिफिट्स अपन को होते हैं। आपके जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, है ना, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो अपने रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए कंपलसरी होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हार्मफुल गैसेज होती हैं वो उसको यूटिलाइज करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं, अपने लिए ऑक्सीजन देते हैं। यानी अपन जो हार्मफुल गैसेज बना रहे हैं वो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और अपन को बेनिफिशियल यूजफुल जो गैसेज है वो दे रहे हैं। कितना बेनिफिट है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अपन को प्लांट से मिलते हैं। तो यदि डिफोरेस्टेशन अपन करेंगे तो ये सब कुछ अपन को नहीं मिलने वाला है। डिफोरेस्टेशन अपन करेंगे। अब क्लाइमेट की यदि अपन बात करते हैं, क्लाइमेट के रेफरेंस में यदि अपन बात करें तो डिफोरेस्टेशन से क्या होगा, ड्रॉट आया, सूखा आएगा, रेनफॉल्स नहीं होगी, रेनफॉल का जो पैटर्न्स है, वाटर साइकिल है वो चेंज हो जाएगा, प्लांट जो वाटर टेबल है, प्लांट जो अंडरग्राउंड जो वाटर है उसका भी जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन हम नहीं सुधरने वाले हैं। प्लांट्स यदि अपन काटेंगे, दूसरा इफेक्ट अपन देख सकते हैं कि CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि CO2 को ऑब्जॉर्व करने वाला प्लांट्स नहीं रहेगा। CO2 का ऑब्जॉर्प्शन, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो उसके बाद में एक प्रॉब्लम आएगी, दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। सिंपल सा वर्ड मीनिंग समझ में आना चाहिए। वार्मिंग का मतलब टेम्परेचर उसका बढ़ जाना, ग्लोबल यानी पूरे वर्ल्ड का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो ग्रीन हाउस गैसेज क्या करेगी, जो भी सनलाइट आएगी उसको ट्रैप करेगी, और अर्थ का जो सरफेस, अर्थ का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको अपन ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग की बाद में क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, ग्लोबल वार्मिंग होगी, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो अपन ने अभी पढ़ा था कि जो पोलर एरियाज पे जो आइस जो जमी हुई है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। पिघलने के बाद अल्टीमेटली सीजन ओशंस के अंदर आएगी, उसका लेवल बढ़ेगा, और अल्टीमेटली वापस कहाँ आएगा, कोस्टल एरियाज के अंदर आएंगे, कोस्टल एरिया सबमर्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे ये बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, तो अभी भी अपने पास टाइम है कि अपन सुधर जाए। सेकंड पॉइंट की अपन बात करते हैं, कंबशन ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस दैट गिव्स अस एनर्जी, जो अपन को बर्निंग करने के बाद
एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। और यदि अपन फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है, फॉसिल क्या होता है, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जो प्लांट्स और जो एनिमल्स है उसका जो डेड पार्ट होता है वहां से कुछ यदि अपन को फ्यूल के रूप में वो यदि काम में आता है तो उसको अपन फॉसिल फ्यूल के नाम से जानते हैं। आपका पेट्रोल है, कोल, डीजल, पैराफिन, वैक्स, नेचुरल गैसेज, ये सब के सब फॉसिल फ्यूल के अंदर आते हैं। अब फॉसिल फ्यूल को मेनली इसके अंदर क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स को जब अपन बर्न करेंगे तो क्या इमिट करेगा, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बर्न करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो ये प्रॉब्लम तो आने वाली है जो अपन ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ अमाउंट में सल्फर भी होता है, कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन भी होता है और भी हैवी मेटल्स वगैरह होते हैं जो हार्मफुल डिजीज कोज करते हैं जब इसकी बर्निंग होती है। यानी फ्यूल्स को जब अपन गाड़ी के अंदर डालते हैं और जब गाड़ी के इंजन के अंदर ये बर्न करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है लेकिन साथ साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकालता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी निकालता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकालता है, नाइट्रस के ऑक्साइड भी निकालता है, ठीक है। तो ये जो सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एयर के अंदर ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद में ये क्या करते हैं, वहां पे वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। वाटर के साथ रिएक्शन करके सल्फर के जो ऑक्साइड है वो बनाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे, वो बनाएंगे नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। ये अपन एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। नाइट्रिक एसिड और H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो वहां पे बने और जब रेनफॉल होती है तो उस रेन के साथ में मिक्सअप हो जाते हैं, तब वो उस रेन को अपन किस नाम से जानते हैं, एसिड रेन के नाम से जानते हैं। यानी वो रेन, द रेन विच कंटेन द एसिड, एसिड रेन जिसके अंदर एसिड है। अब एसिड कैसा है, ये एसिड अपना ऐसे बना है, बात समझ में आएगी। अब ये एसिड रेन जब आएगी लैंड के ऊपर तो आपकी जो सोइल है उसके ऊपर क्या डालेगी, इफेक्ट डालेगी, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, प्लांट्स वहां पे ग्रो नहीं करेंगे। यही यदि एसिड रेन आपकी वाटर बॉडीज के अंदर आती है, वाटर बॉडीज इन द सेंस आपकी लेक है ना, आपका पॉन्ड है, आपकी रिवर है, तो उसके अंदर जो भी एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स रहने वाले उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। यदि किसी मॉन्यूमेंट्स के ऊपर ये एसिड रेन आती है, मॉन्यूमेंट्स का मतलब समझ सकते हैं, जैसे अपन ताजमहल की बात करते हैं, अपन मोस्ट फेमस एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल है ताजमहल की अपन बात करते हैं। ताजमहल आप बहुत चीजें अपनी ताजमहल के बारे में पढ़ी होगी, लेकिन ताजमहल है वो व्हाइट मार्बल से बना है, ये सब अपने पढ़ा है। लेकिन आज उसका अपन यदि कलर देखते हैं तो व्हाइट नहीं दिख करके अपन को कैसा कलर दिखता है जी, येलो दिखता है, पीला हो गया। अब ये पीला क्यों हो गया, येलो क्यों हो गया, इसके पीछे रीजन क्या है कि वहां पे ऑयल रिफाइनरीज है। कहां पे, मथुरा के अंदर। आपका ताजमहल कहां है, आगरा के अंदर। तो ये जस्ट एडजेसेंट सिटीज हैं। तो मथुरा में ऑयल रिफाइनरी की वजह से वहां पे एसिड रेन होती है और एसिड रेन इस ताजमहल के ऊपर गिरती है, तो इसकी जो व्हाइट मार्बल की जो लेयर है, यानी इसका जो कैल्शियम कार्बोनेट इसमें होता है, तो उसके साथ में वो रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद उसकी जो लेयर्स है वो धीरे 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 डिग्रेडेट होने लगी है, धीरे धीरे येलो कलर की हो गई है और धीरे धीरे उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया है, टूटना स्टार्ट हो गया है। तो ताजमहल के ऊपर ये जो प्रॉब्लम्स आई है, कोरोजन की जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे कुछ रूल एंड रेगुलेशंस बनाए, ऑयल रिफाइनरीज को दूसरी जगह शिफ्ट किए, ये तो अलग चीज है। लेकिन ये सारी चीज अपने इसमें डिस्कस किया कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या चेंजेस आ सकते हैं और कंब्यूशन की वजह से यानी ह्यूमन एक्टिविटी क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट कर सकती है, और भी बहुत सारी ह्यूमन की एक्टिविटीज होती हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। अब अपन लास्ट पॉइंट लेकर के आते हैं जिसमें क्लाइमेट ऑफ इंडिया की अपन बात करें कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है। तो क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया की अपन बात करते हैं कि इंडिया के अंदर कैसा क्लाइमेट होता है। यहां पे अपने डायरेक्शंस बनाई है, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। ये एरिया अपना साउथ वेस्ट होता है, ये साउथ ईस्ट होता है, ये नॉर्थ ईस्ट होता है और ये आपका नॉर्थ वेस्ट होता है। अपने इंडिया के अंदर यदि अपन टेम्परेचर जोन की बात करें तो टेम्परेचर का जो एरिया होता है वो डिफरेंट होता है। हर एक एरिया के ऊपर अलग अलग टेम्परेचर्स होते हैं, कहीं पे मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, कहीं पे मिनिमम टेम्परेचर होता है, कहीं पे मॉडरेट होता है। यदि अपन बात करें कि एक टेम्परेट क्लाइमेट यानी नॉर्थ के अंदर टेम्परेट क्लाइमेट होता है। टेम्परेट क्लाइमेट का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि वहां पे मॉडरेट होता है, न ज्यादा हॉट होता है न ज्यादा कोल्ड एरिया होता है। लेकिन यदि पर जस्ट ऑपोजिट साउथ की अपन बात करते हैं, साउथ के अंदर इधर जो इंडिया का जो पार्ट होता है उसमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स होता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मीनिंग ये होता है कि वहां पे वार्म क्लाइमेट होता है और हॉट होता है।
गर्म होता है और वार्म होता है। ये साउथ इंडिया की बात करते हैं। नॉर्थ इंडिया की बात अपन करते हैं तो मॉडरेट होता है, ज्यादा डिफरेंस उसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। यदि अपन हिमालय की बात करते हैं, हिमालय के अंदर बहुत ज्यादा विंटर होती है, स्नो कंडीशंस रहती है, मैक्सिमम टाइम पे वहां पे जो आइस है वो डिपॉजिट रहती है। तो अलग अलग एरियाज के अंदर अपन देखने को अलग अलग टेम्परेचर का जोन अपन को देखने का मिलता है। वेस्टर्न पार्ट की यदि अपन बात करते हैं तो वेस्टर्न पार्ट जो होता है वो मैक्सिमम टाइम क्या रहता है, हॉट रहता है। स्पेशली जो समर्स आती है उसमें बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है, विंटर्स के अंदर कोल्ड हो जाता है। ये बात टेम्परेचर की हुई। यदि अपन बात करते हैं रेनफॉल की, तो इंडिया के अंदर जो मानसून जो होते हैं, स्पेशली जो रेनफॉल होती है वो मानसून की वजह से होती है। और जो मानसून होते हैं वो मोस्टली दो मानसून होते हैं, एक होता है साउथ वेस्ट मानसून, एक होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। फर्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट जो मानसून जो रेनफॉल करवाता है वो अपना साउथ वेस्ट मानसून होता है। अब साउथ वेस्ट मानसून होता है, इसका मतलब ये वाला साउथ वेस्ट एरिया अपना हो गया। तो यहां से इधर अपनी अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल है, तो यहां से जो मानसून उठेगा, तो मानसून उठेगा तो ये क्या करेगा, लार्जर, स्पेशली एक तो जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया अपना, इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है उसके अंदर मैक्सिमम रेनफॉल होती है, मैक्सिमम रेनफॉल होती है। और पूरे इंडिया में ही ये जो रेनफॉल जो होती है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो परसेंटेज है उसका साउथ वेस्ट मानसून का है। सेकंड चीज, सेंट्रल पार्ट ये कवर कर लेता है, ठीक है। थर्ड चीज, इसका ओरिजिनेशन कहां से होता है, इसका ओरिजिनेशन जो है वो आपका केरला से स्टार्ट होता है, यानी ये आपका जो मानसून है वो केरला से स्टार्ट होता है। सेकेंड चीज अपन बात करें कि यहाँ पे आपका जो हिमालय है, तो हिमालय इसके लिए क्या काम करेगा, एक बैरियर का काम करेगा। तो जब ये वहां से जो एयर चलेगी जो हाईली ह्यूमिड होगी, उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी, वाटर का परसेंटेज बहुत ज्यादा होगा, तो ये क्या करेगी, इस बैरियर से टकराएगी तो इसके जो लोअर एरिया, इसके जो नीचे वाला जो एरियाज है वहां पे क्या हो जाएगी, रेनफॉल हो जाएगी। यदि अपन अरावली की बात करते हैं, अपने राजस्थान के अंदर जो अरावली होती है, तो अरावली क्या करती है, अरावली की ये क्या चलती है, पैरेलल चलती है। अब मुझे एक बात बताइए, एक आदमी इधर से इधर चल रहा है ना, एक आदमी इधर से इधर चल रहा है, क्या कभी दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, कभी दोनों आपस में मिलेंगे क्या, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो इसी वजह से क्या होती है, इसकी इंडिया के अंदर अपना जो वेस्टर्न पार्ट होता है, स्पेशली राजस्थान के लिए अपन बात करते हैं, तो यहां तक आते आते इसके पास बहुत कम ह्यूमिडिटी रह जाती है, वाटर बहुत कम रह जाता है, और ये इसके पैरेलल होने की वजह से राजस्थान के अंदर बहुत कम रेनफॉल होता है। लेकिन आपका जो हिमालय होता है वो इसके क्या होता है, बैरियर की तरह काम करते हैं, उसके सामने आती है तो उससे वो टकराती है, टकरा करके क्या करती है, मैक्सिमम एरियाज को कवर कर लेती है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून की। नॉर्थ ईस्ट मानसून की यदि अपन बात करें तो नॉर्थ ईस्ट यानी ये वाला पोर्शन हो गया अपना, इस पार्ट के अंदर जो होता है, यहां से जो एरिया जो रेनफॉल का जो पैटर्न्स होता है वो बहुत ही कम पार्ट के अंदर होता है। स्पेशली जो साउथ ईस्ट वाला जो पोर्शन अपना होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये रेनफॉल रिसीव करता है, लेकिन जो रेनफॉल का जो पैटर्न्स होता है वो टोटली डिफरेंट होता है इससे। मैक्सिमम जो रेनफॉल होती है वो अपनी साउथ वेस्ट मानसून से होती है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है उससे बहुत कम रेनफॉल आती है, और वो भी किस एरिया के अंदर आती है, पर्टिकुलरली साउथ ईस्ट एरिया के अंदर आती है। लेकिन जो स्पेशली जो इंपॉर्टेंट है वो अपना साउथ वेस्ट मानसून है। ये अपना टॉपिक खत्म होता है। आगे वाले लेक्चर्स में अपन नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।